हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कंपनी संगठन इन एनसीईआरटी क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 8। ओके। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी विशेषताएं, लाभ हानि, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो इससे पहले हम जानते हैं कि हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा। एकाकी व्यवसाय क्या होता है, साझेदारी संगठन क्या होता है। एकाकी व्यवसाय क्या होता है, जिसमें केवल एक ही व्यक्ति लगा होता है, यानी उस व्यवसाय का स्वामी केवल एक अकेला व्यक्ति ही होता है। उसमें जितना भी लाभ होगा, जितनी भी हानि होगी, वो सब एक अकेला व्यक्ति ही लेगा। ठीक है। और साझेदारी संगठन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति उसमें लगे हुए होते हैं। और लास्ट लिमिट क्या होती है, 50, यानी कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक 50। ठीक है। लेकिन देखो, एकाकी व्यवसाय और साझेदारी संगठन में ना कुछ ऐसी कमियाँ थी जिनका सामना जो स्वामी होते हैं व्यवसाय के, उन्हें करना पड़ता था। जैसे एकाकी व्यवसाय में एक अकेला व्यक्ति है तो उसकी पूंजी की कमी पड़ जाती थी, यानी पैसों की कमी की। वो जब वो व्यवसाय स्टार्ट कर रहा है तो उसे पूंजी की कमियाँ पड़ जाती थी। वैसे ही साझेदारी संगठन में भी कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति होते हैं। इसलिए मान लो अगर उन्हें अपना बिज़नेस बड़ा करना है तो उन्हें एक तो लोगों की कमी, ऊपर से फिर पूंजी की भी कमी, है ना। और दायित्व भी उनके असीमित होते थे, यानी अगर वो लोन में डूब जाते हैं तो मेंबर्स के घर तक वो लेनदार पैसा वसूलने आ जाते हैं। तो इन्हीं कमियों को देखते हुए देखो, एकाकी व्यावसायिक कमी दूर करने के लिए लोगों ने क्या किया, साझेदारी संगठन स्टार्ट किया। यानी पहले लोगों ने एकाकी व्यवसाय स्टार्ट किया। जब उन्हें ऐसे लगा कि एकाकी व्यवसाय में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे ऐसे नुकसान जो उन्हें उठाने पड़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, साझेदारी संगठन स्टार्ट कर दिया। फिर जब उन्होंने साझेदारी संगठन स्टार्ट किया, उसमें भी कुछ ऐसी कमियां थी जो लोगों को स्वामियों को लगी कि ये दूर नहीं की जा सकती हैं। वो मतलब इस कमियों की वजह से वो अपना व्यवसाय बड़ा नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, उसकी जगह कंपनियाँ स्टार्ट की। कंपनी एक ऐसा व्यवसाय होता है, एक ऐसा संगठन है जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी होती है और लोग भी बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। यानी इसमें लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई लिमिट नहीं होती। और इसमें पूंजी भी बहुत बड़ी मात्रा में होती है। ठीक है। जितनी चाहें उतनी पूंजी लगा सकते हैं, क्योंकि कंपनी में क्या है कि ये लोग ऐसे नहीं है कि सिर्फ अमीर लोगों को ही बुलाते हैं, गरीब लोगों को बुलाते हैं। इसमें ना ये क्या करते हैं, जो पूंजी होती है वो कई भागों में बांट देते हैं। यानी कुछ ऐसे होते हैं जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, कुछ होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, यानी समता अंश, पूर्वाधिकारी अंश, और कुछ ऋण पट्टाधारी यानी डिबेंचर्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। तो ये कई अपने अंशों को कई रूपों में विभाजित कर देते हैं, ताकि गरीब और अमीर लोग दोनों ही इनमें आ जाते हैं, यानी मेंबर्स बन जाते हैं। ठीक है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था कि अब हम पढ़ेंगे इसमें कंपनी क्या होता है। ठीक है। देखो, कंपनी में एक तो ये होता है कि कंपनी में बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी होती है, क्योंकि कई तरह के भागों में पूंजी बटी होती है, इसलिए बड़ी मात्रा में होती है। तो इस कंपनी को संयुक्त पूंजी कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं। संयुक्त पूंजी कंपनी मतलब कि इसमें पूंजी बहुत बड़ी मात्रा में होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको संयुक्त पूंजी कंपनी भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। तो हम शुरू करते हैं, कंपनी क्या होता है। कंपनी अधिनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति मतलब आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल नहीं है, जिसका पृथक अस्तित्व होता है। पृथक अस्तित्व मतलब अलग अलग उनकी पहचान होती है। यह निरंतर चलने वाली होती है। निरंतर मतलब लगातार, यानी ये ऐसा नहीं है कि 2 साल चल के बंद हो जाएगा, या 20 साल या 50 साल। ये लंबे समय तक चलती है, यानी ये जल्दी ख़त्म नहीं होती है। और इसके पास एक सार्वमुद्रा होती है, वह कंपनी कहलाती है। सार्वमुद्रा यानी कॉमन सील, यानी जो स्टैम्प होती है इस कंपनी की। ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, कंपनी अधिनियम। देखो, अधिनियम यानी एक्ट। कंपनी अधिनियम 2 तरह के होते हैं, एक तो 1956 और एक 2013। ठीक है। दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो कंपनी अधिनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका पृथक अस्तित्व होता है और यह निरंतर चलने वाली होती है, और इसके पास एक सार्वमुद्रा होती है, वह कंपनी कहलाती है। यानी जो कंपनी है वह कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति यानी ये आर्टिफिशियल, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाई हुई है। कृत्रिम व्यक्ति मतलब ये नेचुरल नहीं है, इसका जन्म किसी माँ ने नहीं दिया, यानी ये किसी इंसानों ने इसको पैदा नहीं किया, यानी ये प्राकृतिक रूप से नहीं बनी है। ये मतलब हम इसको देख भी नहीं सकते हैं, या फिर ये कुछ महसूस नहीं कर, जैसे इंसान है, चल लेते हैं, फिर लेते हैं, साइन वगैरह कर लेते हैं, ये वैसे नहीं है। इंसानों के द्वारा इसको बनाया गया है, इसलिए आर्टिफिशियल। इसका पृथक अस्तित्व होता है, यानी कि जो एक कंपनी है और इसमें जो मेंबर्स होते हैं, दोनों की पहचान अलग अलग होती है। ठीक है। और यह निरंतर चलने वाली होती है। निरंतर यानी लगातार।
ये बहुत लंबे समय तक चलती है। इसमें जितने मेंबर्स हैं वो कभी भी आएँ, कभी भी जाएँ, इससे इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लंबे समय तक चलती रहती है और इसके पास एक कॉमन सील होती है, यानी एक स्टैम्प होती है, क्योंकि बताया था ना कि ये कृत्रिम व्यक्ति है, यानी ये आर्टिफ़िशियल है। तो अगर ये कृत्रिम व्यक्ति यानी इंसानों के द्वारा बनाई हुई है, तो ये साइन तो कर नहीं सकती है। हम इंसान तो साइन कर सकते हैं, लेकिन ये साइन नहीं कर सकती है। तो इसके लिए एक सार मुद्रा बनाई हुई है, ताकि जैसे मान लो ये अपनी माल बेचती है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, पता कैसे चलेगा कि ये इस कंपनी का है? तो ये क्या करते हैं, स्टैम्प, और स्टैम्प पर इस कंपनी का नाम लिखा होता है, ठीक है? तो ये स्टैम्प होती है, वह कंपनी कहलाती है, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं इसकी विशेषता, यानी कैसे पता चलेगा कि यह एक कंपनी है। तो देखो, इसकी पहली विशेषता है व्यक्तियों का समामेलित संघ, यानी है इसमें जो मतलब ये जो कंपनी है, ये बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा बनाई हुई होती है, व्यक्तियों का एक समूह होता है। कंपनी कोई अकेला व्यक्ति नहीं चला सकता। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 व्यक्ति और निजी कंपनी में कम से कम 2 व्यक्ति अनिवार्य होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर हम पब्लिक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम 7 व्यक्ति चाहिए, और अगर हम प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए। लेकिन इस कंपनी का कोई एक अकेला व्यक्ति स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसका नाम ही कंपनी का मतलब एक बड़ी मात्रा में, यानी एक बहुत बड़ी फर्म होती है, जिसमें एक अकेला व्यक्ति उस फर्म को नहीं चला सकता है, ठीक है? दूसरा क्या है, कृत्रिम वैधानिक अस्तित्व। बताया था ना, कृत्रिम वैधानिक अस्तित्व मतलब आर्टिफिशियल। ये आर्टिफिशियल होती है, ये इंसानों के द्वारा बनाई होती है, इसका नेचुरल बर्थ नहीं होता, यानी इसे किसी माँ ने पैदा नहीं किया, ये नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से नहीं बनी है। कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका इंसानों की तरह जन्म नहीं होता, ठीक है? तो ये कृत्रिम, इसका अस्तित्व क्या होता है, कृत्रिम, आर्टिफिशियल। पृथक वैधानिक अस्तित्व। पृथक वैधानिक अस्तित्व मतलब कि इसमें यानी जो ये कंपनी है, इस कंपनी का इसके मेंबर्स से पहचान अलग होती है, यानी जो इस कंपनी में जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, जो काम कर रहे हैं इंसान, उनकी पहचान और इस कंपनी की पहचान अलग-अलग होती है। मान लो किसी ने इस कंपनी पे केस कर दिया, कोई फ्रॉड हो गया इस कंपनी से, और कंपनी पे केस कर दिया, तो वो केस सिर्फ़ इस कंपनी पर ही रहेगा, यानी इस कंपनी को ही बंद किया जा सकता है। जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं मेंबर्स, उन पे कोई केस नहीं होगा, वो अलग है, यानी कि कंपनी की और इनके मेंबर्स की पहचान अलग होती है, ठीक है? या फिर मान लो जो इस कंपनी में मेंबर्स हैं, वो जो काम कर रहे हैं, उन्होंने कोई फ्रॉड कर दिया, ठीक है? कोई गलत काम कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो उन पे कोई केस कर सकता है, इस कंपनी पे नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी की और कंपनी के मेंबर्स की पहचान अलग-अलग होती है। पृथक वैधानिक अस्तित्व, ठीक है? कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग तथा स्वतंत्र होता है। कंपनी के सदस्य कंपनी द्वारा किए गए कार्यों के लिए बाध्य नहीं होते, और ना ही कंपनी इसके सदस्य द्वारा किए गए कार्यों के लिए बाध्य नहीं होती। इसका मतलब यही हुआ कि जो कंपनी है वो अपने सदस्यों से, उन दोनों की पहचान अलग होती है। अगर कंपनी कुछ गलत काम करती है, कुछ फ्रॉड करती है, तो उसके लिए उसके सदस्य बाध्य नहीं होंगे, यानी कि उसके सदस्य को उस केस में नहीं घसीटा जाएगा। अगर कंपनी के सदस्य कुछ फ्रॉड करते हैं, तो उस सदस्यों के लिए यानी सदस्यों के द्वारा जो भी काम किया गया है गलत, उस गलत काम के लिए इस कंपनी को नहीं घसीटा जाएगा। सदस्य अलग हैं, कंपनी अलग है, इन दोनों की पहचान अलग-अलग है, ठीक है? अब हम चौथा पढ़ते हैं। फोर्थ क्या है, स्थायी अस्तित्व, यानी इसका परपेचुअल सक्सेशन, यानी स्थायी अस्तित्व मतलब इसका अस्तित्व है जो वो बहुत लंबे समय तक चलती है। ये कंपनी ये जल्दी बंद नहीं होती है। जैसे एकाकी व्यवसाय है कि अगर एक अकेला व्यक्ति स्टार्ट करता है, मान लो वो उसकी मृत्यु हो जाए, या फिर वो पागल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो अपना व्यवसाय बंद करना पड़ता है उसको। लेकिन ये कंपनी बंद नहीं होती है। मेंबर्स हैं जब कभी भी आएँ, कभी भी जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे कंपनी हमेशा चलती रहती है, ठीक है? कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसलिए इसकी स्वाभाविक मृत्यु का प्रश्न ही नहीं उठता, यानी कि ये कंपनी है, ये एक आर्टिफ़िशियल पर्सन है। तो जैसे इंसान है, वो नेचुरल होते हैं, तो वो पैदा होते हैं, तो वो मरते भी हैं कभी ना कभी। लेकिन ये कृत्रिम है, यानी आर्टिफ़िशियल है, तो इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता कि ये मरेगी कभी, यानी ख़त्म तो हो नहीं सकती ना। इसका मतलब क्या है कि लंबे समय तक चलती है, कभी नहीं मरती। और इसके साथ ही कंपनी के अस्तित्व पर उसके सदस्यों की मृत्यु, दिवालिया आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हमेशा चलती रहती है। इसका मतलब ये है कि मान लो इस कंपनी में जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं इस कंपनी में जो काम कर रहे हैं, मान लो उनकी मृत्यु हो जाए, किसी एक की या कितने की भी मृत्यु हो जाए, यानी मर जाएँ, दिवालिया हो जाएँ। दिवालिया मतलब कंगाल हो जाना, सब कुछ ख़त्म हो गया, मान लो उनके पास कुछ भी नहीं बचा, या फिर मान लो पागल हो जाएँ,
तो इस सब का ना इस कंपनी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता, कंपनी बंद नहीं होती उनकी वजह से। अगर वो चले जाएँगे तो दूसरे सदस्य आ जाएँगे, तो ये हमेशा चलती रहती है, स्थायी अस्तित्व होता है। तो वही होता है ना, मेंबर्स मे कम, मेंबर्स मे गो, बट द कंपनी गोज़ ऑन फॉरएवर। इसका मतलब क्या होता है, चाहे सदस्य आते रहें या जाते रहें, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहती है। यानी सदस्य आएँ या जाएँ, इससे कंपनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी हमेशा चलती रहती है। उसे ही कहते हैं स्थायी अस्तित्व। ठीक है? अगला है सीमित दायित्व। तो सीमित दायित्व और असीमित दायित्व क्या होता है, मैं इससे पहले जितनी भी वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें मैंने हर वीडियो में समझाया है कि सीमित दायित्व और असीमित दायित्व क्या होता है। मैंने बताया भी था कि ये हर चैप्टर में आपको कहीं न कहीं मिलेगा। ठीक है? तो जो नया है इस वीडियो पे, मैं उसको बता दूँ कि मैं इससे पहले बाकी चैप्टर्स की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। जो जिसने अभी तक नहीं देखी है वो जाके देख सकता है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है? तो हम देखते हैं सीमित दायित्व और असीमित दायित्व क्या होता है। सीमित दायित्व वो होता है, मान लो इस कंपनी में जो मेंबर्स हैं, जब ये कंपनी स्टार्ट की थी उन लोगों ने, तो इस कंपनी के लिए उन्होंने उधार लिया किसी से, मान लो जनता से उधार लिया या किसी बैंक से उधार लिया, लोन लिया मान लो, ठीक है? और वो उस लोन को नहीं चुका पाए, यानी जो उधार लिया था उस उधार को वो नहीं चुका पाए, समय पे नहीं चुका पाए, तो वो लोन वाले हैं जिन्होंने लोन दिया था, तो वो पैसा तो वसूलने आएँगे ही। तो वो अपना पैसा वसूलने के लिए इन लोगों की कंपनियाँ बंद कर सकते हैं, या फिर कंपनियों में जितनी भी संपत्तियाँ हैं, जितनी भी सामान है, उन सबको बेचकर अपना पैसा वसूल सकते हैं, ठीक है? और मान लो फिर भी अगर पैसा पूरा नहीं होता है, तो वो इन लोगों के घर तक भी आ सकते हैं, और ये ऐसा होता है असीमित दायित्व, यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है? नाम से पता चला, अनलिमिटेड यानी वो उनके घर तक भी आ सकते हैं। देखो, एक होता है असीमित दायित्व और एक होता है सीमित दायित्व। असीमित दायित्व में क्या होता है कि अगर जो लेनदार हैं, जिनसे इन लोगों ने लोन लिया है, अगर ये कंपनी उनका पैसा समय पे नहीं दे पाती है, नहीं पेमेंट कर पाती है, तो जो लेनदार हैं, जिन्होंने इन्हें लोन दिया था, वो अपना पैसा वसूलने के लिए इस कंपनी को तो बेचेंगे ही बेचेंगे, इस कंपनी के सामान को तो बेचेंगे ही बेचेंगे, साथ-साथ वो इन मेंबरों के घर तक भी आएँगे, अपना पैसा वसूलने के लिए इन लोगों के घर का सामान भी बेच सकते हैं। उसे कहते हैं असीमित दायित्व, ठीक है? सीमित दायित्व में यानी लिमिटेड। लिमिट होता है कि वो सिर्फ़ इनके बिज़नेस तक ही आ सकते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं, इन्होंने अब कंपनी में जितने भी पैसा लगा रखा है, जितनी भी पूँजी लगा रखी है अपने हिस्से की, वो सिर्फ़ वही ले सकते हैं, इनके घर तक नहीं आएँगे, इनके पर्सनल लाइफ़ में नहीं आएँगे। तो वो होता है सीमित दायित्व, ठीक है? तो जो इस कंपनी में मेंबर्स होते हैं, उनका दायित्व सीमित होता है। कंपनी में अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूँजी तक ही सीमित होता है। अंशधारी होते हैं शेयर होल्डर्स, जो इस पूँजी के जो शेयर्स होते हैं, जो उन लोग जो खरीदते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, यानी जो मालिक होते हैं, जो इस कंपनी के अंशों को खरीदते हैं, उन्हें कहते हैं अंशधारी। मतलब जब कंपनी स्टार्ट होती है ना, तो ये पैसों के लिए अपने कुछ शेयर्स इश्यू करती है, अपने कुछ अंश इश्यू करती है कि लोग इन अंशों को खरीदें, बदले में पैसे दें। जो लोग खरीदते हैं उन्हें कहते हैं अंशधारी, ठीक है? तो उनके दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। मान लो इन्होंने जब कंपनी स्टार्ट की, इन्होंने उधार लिया और मान लो ये उस उधार को नहीं चुका पाए, तो जो लेनदार हैं, जिन्होंने इन्हें लोन दिया, वो अपना पैसा वसूलने के लिए इन अंशधारियों अंशधारियों के घर तक नहीं जाएँगे पैसा वसूलने के लिए। वो सिर्फ़ उनके द्वारा जो इस कंपनी में जितनी भी पैसा लगाया हुआ है, वही ले सकते हैं। तो वो होता है सीमित दायित्व। तो इस कंपनी में जो सदस्य होते हैं, उनका दायित्व सीमित होता है, और ये एक तरह से इनके लिए लाभ है, ठीक है? कि उनकी पर्सनल लाइफ़ में वो लोग नहीं आ सकते। 6th है सार्वमुद्रा, यानी कॉमन सील, यानी स्टैम्प। तो कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण कंपनी अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकती है, इसलिए वो सार्वमुद्रा का प्रयोग करती है। सार्वमुद्रा एक विशेष मोहर होती है जिस पर कंपनी का नाम अंकित होता है। यानी कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, यानी आर्टिफ़िशियल इंसानों के द्वारा बनी होती है, यानी वो हमारी तरह नहीं होती है। जैसे हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, साइन अपने खुद कर सकते हैं, तो कंपनी एक नेचुरल नहीं है, आर्टिफ़िशियल है, तो ये अपने साइन खुद नहीं कर सकती है। इसलिए क्या करते हैं कि ये सार्वमुद्रा का इस्तेमाल करती है, यानी जब माल बेचती है तो अपनी स्टैम्प लगाती है। तो उस पर क्या होता है, उस पर एक इस कंपनी का नाम लिखा होता है, यानी जिस पर कंपनी का नाम अंकित हो रही है ना, उस जो स्टैम्प है उस पर उस कंपनी का नाम लिखा होता है कि जब ये माल बेचते हैं, कुछ भी करते हैं, उस पे उस स्टैम्प को लगा देते हैं ताकि पता चल जाए कि ये जो माल है इस कंपनी का है। जैसे आपने देखा होगा ना कि आप बुक्स वगैरह खरीदने जाते हो तो स्टैम्प लगा के देते हैं ना, पता चल जाता है कि इस बुक स्टोर से लाए हम या उस बुक स्टोर से लाए हैं। वैसे ही स्टैम्प होती है इस कंपनी की, जिस पे इस कंपनी का नाम लिखा होता है। उसे कहते हैं सार्वमुद्रा, यानी मोहर, स्टैम्प, ठीक है? कॉमन सील। फिर है जोखिम सहन करना, यानी कोई लॉस हो जाए, कोई जोखिम हो जाए, उसे सहन करना।
कंपनी में जोखिम सभी अंशधारियों में बढ़ जाता है। यानी कंपनी में तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारे मालिक होते हैं, तो कुछ भी हानि होगी सब में बढ़ जाएगा, सभी थोड़ी-थोड़ी हानि उठाएँगे। कोई एक अकेला व्यक्ति इसका भार नहीं उठाएगा, ठीक है? इसमें ना एक चीज़ और होती है, अंशों की हस्तांतरिता, यानी इसमें बताया था ना कि जब ये कंपनी स्टार्ट करते हैं तो शेयर्स इश्यू करते हैं कि मतलब जो जनता है उनमें से कोई अगर व्यक्ति शेयर्स खरीदना चाहता है तो वो शेयर्स खरीदेगा और बदले में पूँजी देगा, यानी पैसा देगा। और जो शेयर्स खरीद लेता है और हम अगर उनके शेयर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, तुम शेयर्स खरीद सकते हो, और हम जब उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, ठीक है? और मान लो वो मालिक बन गए और कुछ सालों बाद उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो वो उनको हक होता है कि वो किसी कंपनी में जो बाकी सदस्य हैं, उनकी मंजूरी लिए बिना वो अपने अंशों को किसी तीसरे व्यक्ति को बेच सकता है, ठीक है? यानी मान लो कि एक कंपनी है, उसमें बहुत सारे व्यक्ति लगे हुए हैं। मान लो एक व्यक्ति है ए नाम का, उसने शेयर्स खरीदे इस कंपनी से, ठीक है? वो मालिक बना हुआ है। 2-3 साल बाद वो चाहता है कि वो इस अपने जो शेयर्स हैं किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दे। और मान लो एक बी नाम का व्यक्ति है, वो बाहर है, वो जनता में है, बाहर है, उसका इस कंपनी से कोई लेना-देना नहीं है और वो शेयर्स खरीदना चाहता है, वो उस कंपनी का मेंबर बनना चाहता है और इसे पैसों की ज़रूरत है, यानी नकद कैश की ज़रूरत है। ये क्या करता है, अपने अंशों को इसे दे देता है, इसे बेच देगा और ये बदले में इसे पैसे देगा। ये इसे शेयर्स देगा और ये पैसे देगा, ठीक है? फिर ये इसका मालिक बन जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो मतलब इस कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं, उन्हें ये हक होता है कि वो बिना किसी की मंजूरी लिए, यानी बिना किसी का सहमति जाने वो अपने अंश किसी तीसरे इंसान को बेच सकते हैं, ठीक है? साझेदारी में ऐसा नहीं होता है। साझेदारी में जब तक अगर कोई एक मेंबर अपने अंश, अपने शेयर्स किसी तीसरे व्यक्ति को बेचना चाहते हैं, तो उसे उससे पहले जो बाकी सदस्य हैं उनसे मंजूरी लेनी होती है। जब तक वो मंजूरी नहीं दे देते तब तक वो अपने शेयर्स तीसरे इंसान को नहीं बेच सकता। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है, वो अपनी मर्ज़ी से बेच सकता है, बिना किसी की मंजूरी लिए, ठीक है? आई होप आप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कंपनी के लाभ कि अगर हम कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो हमें क्या-क्या फ़ायदा हो सकता है कंपनी स्टार्ट करने से, ठीक है? तो पहला है सीमित दायित्व। बताया था ना कि सीमित दायित्व जो मेंबर्स हैं उनके लिए एक लाभ है, बल्कि एक लालच भी कहते हैं कि अगर कंपनी का जो दायित्व है, जो मेंबर्स होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है, तो कुछ लोग ना वो शेयर्स खरीदते हैं इसी वजह से भी खरीदते हैं कि इस कंपनी में मेंबर्स का दायित्व सीमित होगा। कि अगर ये मान लो कि फ्यूचर में जाके अगर ये कंपनी अगर लोन में डूब जाती है, तो सिर्फ़ कंपनी तक ही वो लेनदार आ सकते हैं। इस कंपनी में उन लोगों के द्वारा जितने पैसे लगाए हुए हैं, सिर्फ़ वहीं तक डूब सकते हैं, वो लोग घर तक नहीं आएँगे। तो ये एक फ़ायदा भी होता है मेंबर्स के लिए, ठीक है? तो लाभ है सीमित दायित्व। कंपनी में अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूँजी तक ही सीमित होता है। यानी जो मेंबर्स हैं, जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, अंशधारी, उनके द्वारा, यानी उन्होंने जितना भी पैसा लगाया हुआ है इस कंपनी में, सिर्फ़ वही डूबेगा। अगर लोन में कंपनी डूब जाती है तो सिर्फ़ वही पैसा डूबेगा। वो लोन वाले इनके घर तक नहीं आएँगे। इनके घर का पैसा या घर का सामान या घर की ज़मीन, घर कुछ भी नहीं ले सकते। सिर्फ़ कंपनी में जितना पैसा लगा हुआ है वही ले सकते हैं, ठीक है? तो ये होता है सीमित दाय और ये मेंबर्स के लिए फ़ायदा है, ठीक है? दूसरा है अंश हस्तांतरण सुविधा। बताया था ना क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं कंपनी में उनको ये हक होता है, यानी अधिकार होता है कि वो अगर चाहें तो किसी तीसरे इंसान को अपने अंश यानी अपने शेयर्स बेचकर पैसा ले सकते हैं। कंपनी के पास यह सुविधा या अधिकार होता है कि वह अपने अंशों को बाज़ार में बेचकर अधिक से अधिक पूँजी प्राप्त कर सकती है। सार्वजनिक कंपनी का कोई भी सदस्य अन्य सदस्यों की सहमति के बिना भी स्वतंत्र रूप से अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो ये होता है कि कंपनी जब स्टार्ट होती है ना, जब कंपनी स्टार्ट करती है, जब रजिस्ट्रेशन वगैरह कराती है, तो इसको एक तो अधिकार होता है कि अगर ये पैसा पूँजी लेना चाहती है अपनी कंपनी में, तो ये शेयर्स इश्यू कर सकती है जनता में। और शेयर्स 2 तरह के होते हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये शेयर्स इश्यू करती है, जो भी व्यक्ति इनके शेयर्स खरीदता है बदले में पैसे देता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन कंपनी में आ जाते हैं। और इस कंपनी में जो भी मेंबर्स लगे होते हैं, जो भी मेंबर सदस्य होते हैं, उनको भी ये अधिकार होता है कि वो बाकी सदस्यों की सहमति के बिना, बाकी सदस्यों से मंजूरी लिए बिना स्वतंत्र रूप से, यानी अपने आप अपनी मर्ज़ी से अपने अंशों को किसी तीसरे व्यक्ति को दे सकते हैं, यानी बेच सकते हैं, ठीक है? तीसरा है निरंतरता, यानी रेगुलेटरी, कि इसका मतलब होता है कि जो कंपनी है वो कभी बंद नहीं होती। जो मेंबर्स हैं वो आएँ या जाएँ, कभी भी आएँ, कभी भी जाएँ, पागल हो जाएँ या उनकी मृत्यु हो जाए या वो कंगाल हो जाएँ या छोड़ के जाना चाहें या वो रहना चाहें, उनकी मर्ज़ी है, लेकिन कंपनी उन पर निर्भर नहीं करती है, कंपनी कभी बंद नहीं होती, इसलिए कहेंगे निरंतरता।
कंपनी पर उसके सदस्यों की मृत्यु, दिवालिया, पागलपन आदि का प्रभाव नहीं पड़ता या निरंतर चलती रहती है। यानी ये कभी बंद नहीं होती है, हमेशा चलती रहती है। कंपनी में मेंबर्स कभी भी आएँ, अगर वो जाना चाहते हैं तो दूसरे मेंबर्स आ जाते हैं, यानी ये कंपनी कभी बंद नहीं होती है। ठीक है। और इसी वजह से एक आजकल जो लोग हैं जो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वो कंपनी ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बंद नहीं होती है जल्दी, इसलिए निरंतरता। ठीक है, याद रखना। फोर्थ है पृथक वैधानिक अस्तित्व। ये भी एक फ़ायदा है कि पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, यानी जो मेंबर्स हैं उनका कंपनी से उनकी जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है वो अलग होती है। यानी अगर कंपनी के द्वारा कोई फ्रॉड होता है तो मेंबर्स उसके लिए दायित्व नहीं होंगे, यानी मेंबर्स उसके लिए बाध्य नहीं होंगे, मेंबर्स पर कोई केस नहीं होगा। और अगर मेंबर्स कोई फ्रॉड करते हैं तो उनका केस कंपनी पर नहीं होगा, क्योंकि दोनों की पहचान अलग अलग है। कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों के अस्तित्व से अलग होता है। ठीक है, समझ गए ना कि अस्तित्व यानी दोनों की पहचान अलग होती है, पृथक यानी अलग होना, लीगली यानी कानूनी के तौर पे होता है कि जो कंपनी है और उसके जो सदस्य हैं दोनों की पहचान अलग अलग होगी। अगर कंपनी कोई फ्रॉड करती है और कोई उन पर केस कर देता है तो उस केस को सिर्फ कंपनी ही झेलेगी, सदस्य नहीं झेलेंगे। और अगर सदस्य कोई फ्रॉड करते हैं तो वो कंपनी नहीं झेलेगी, सिर्फ सदस्य ही झेलेंगे। ठीक है, तो हमने लाभ पढ़ लिए कि कंपनी के क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हानि। तो इसमें ना एक लाभ ये भी हो सकता है कि इसमें एक तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं कंपनी में। ठीक है, मतलब बहुत अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, तो कंपनी में वो आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे ज्ञानी होते हैं, अब वो कंपनी में आ रहे हैं तो पक्का वो अच्छे से सर्च वगैरह करके आते हैं कंपनी में कैसे काम करना होता है, कैसे मैनेज करना होता है। तो कंपनी में एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो मेंबर्स हैं, जो अंशधारी होते हैं, उनके द्वारा कुशल प्रबंध किया जाता है, यानी अच्छा मैनेज किया जाता है। ठीक है, मतलब अच्छी मैनेजमेंट हो जाती है कंपनी की अच्छी तरह से। जैसे एकाकी व्यवसाय में अकेला व्यक्ति होता है, सारा काम वो अकेला ही करता है, तो वो ढंग से मैनेज नहीं कर पाता है अपनी कंपनी को, यानी अपने व्यवसाय को अच्छे से मैनेज, अच्छे से प्रबंध नहीं कर पाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, 200, 300, 400, 1000 कितने भी हो सकते हैं, तो वो सब मिलके एक अच्छा मैनेजमेंट कर लेते हैं इस कंपनी का। ठीक है, अब देखते हैं सीमाएँ यानी हानियाँ। अब देखो इसी कंपनी के कुछ लाभ हैं तो हानियाँ भी होंगी। तो हम पढ़ते हैं इनकी क्या-क्या हानियाँ हो सकती हैं कि अगर हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या-क्या नुकसान हो सकता है। पहला है निर्माण में कठिनाई। निर्माण यानी जब हम उसको स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेशन यानी कि हमें डिफ़िकल्ट होता है फॉर्मेशन करने में, यानी जब हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं, कंपनी को प्रारंभ कर रहे हैं तो हमें कठिनाई होती है। क्या-क्या कठिनाई होती है? कंपनी का निर्माण करना अपने आप में एक बहुत कठिन व खर्चीला कार्य है। इसके लिए अनेक प्रलेख तैयार करने होते हैं और उन्हें रजिस्ट्रार के कार्यालय में दाखिल करना होता है। यानी जब कंपनी को हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़े आकार में उसको हम तैयार करते हैं। यानी एक जो कंपनी है, नाम से पता चल रहा है कंपनी एक बहुत बड़ी आकार में होती है, इसका जो आकार है बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इसमें बहुत लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं और उसमें माल भी बहुत बड़ी तादाद में होता है। ठीक है, तो कंपनी को स्टार्ट करने में बहुत कठिन यानी समय भी बहुत लगता है और खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे कार्य करने होते हैं, बहुत सारे रजिस्ट्रार के पास फॉर्म वगैरह सबमिट करने होते हैं, तो टाइम भी लग जाता है। इसके लिए अनेक प्रलेख तैयार करने होते हैं। प्रलेख यानी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं। देखो मेनली कंपनी में ना 2 तैयार करने होते हैं। एक तो होता है पार्षद सीमा नियम और एक होता है पार्षद अंतर नियम। इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, आगे जो चैप्टर्स हैं। लेकिन बता दूँ पार्षद सीमा नियम या एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इंग्लिश में कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या होता है कि पार्षद सीमा नियम में ये होता है इस डॉक्यूमेंट्स में कि कंपनी का उद्देश्य क्या है, कि वो किस उद्देश्य से कंपनी स्टार्ट की जा रही है। इसमें मेनली यही होता है कि वो किस उद्देश्य, उनका उद्देश्य क्या है, वो किस उद्देश्य से कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। और पार्षद अंतर नियम में ये नियम होते हैं कि जो उद्देश्य इन्होंने तय किया है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किन-किन नियमों को फ़ॉलो किया जाएगा, वो पार्षद अंतर नियम में होता है। ठीक है, पार्षद सीमा नियम में कंपनी का उद्देश्य होता है, मतलब और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेनली उद्देश्य होता है। और पार्षद अंतर नियम में उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियम, कर्तव्य व अधिकार वगैरह लिखे होते हैं। ठीक है, और एक और होता है इसमें प्रविवरण यानी प्रोस्पेक्टस। इसमें जो कंपनी अपने शेयर्स इशू करेगी वो सब, उस सब के बारे में लिखा होता है कि वो कितने शेयर्स इशू कर रही है, टोटल कितनी पूंजी है, कितने इशू कर रही है, कितने लोग खरीद सकते हैं, वो सब इसमें लिखा होता है। यानी जो उधार लेती है लोग, जनता से जो उधार लेती है, यानी जो शेयर्स इशू करते हैं वो सब इसमें लिखा होता है प्रविवरण। ठीक है, तो मेनली ये 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उसे तैयार करने होते हैं कंपनी बनाते समय। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे।
तो निर्माण करने में कठिनाई होती है कंपनी को, क्योंकि उसे शुरू करने में बहुत समय लगता है और बहुत खर्चा भी होता है, क्योंकि उसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करने होते हैं और उसे रजिस्ट्रार के कार्यालय में भेजना होता है, सबमिट करना होता है, इसलिए इसको शुरू करने में समय लग जाता है। ठीक है। दूसरा है गोपनीयता का अभाव। गोपनीयता यानी सीक्रेसी, यानी सीक्रेट्स बातें जो होती हैं कंपनी की, उसका अभाव होता है, वो लीक हो जाती हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक कंपनी को अपने खातों को प्रकाशित करना होता है तथा महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्राप्तियां रजिस्ट्रार के कार्यालय में दाखिल करनी होती है। यानी जो कंपनी होती है, जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, सरकारी कंपनी जो स्टार्ट करते हैं, उन्हें एक साल में एक बार जो अपने खाते होते हैं, जो अपने अकाउंट्स होते हैं, उन्हें सरकार को दिखाना होता है। ठीक है। और जो जो मेन कुछ इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, उनकी कुछ कॉपियाँ यानी फ़ोटो कॉपियाँ रजिस्ट्रार के कार्यालय में भी भेजनी होती हैं। तो उनके जो सीक्रेट्स होते हैं वो सारे लीक हो जाते हैं, क्योंकि वो अब आर्टिफ़िशियल तो बना नहीं सकते अपने खाते अकाउंट्स, एकदम अच्छे यानी रियल बनाने होते हैं। जो उन्होंने माल बेचा है, जो खरीदा है, सब कुछ सच-सच लिखना होता है, तो उनके जो सीक्रेट्स होते हैं वो छुपा नहीं पाते हैं, वो सब लीक हो जाते हैं, यानी गोपनीयता का अभाव होता है। ठीक है। तीसरा है अत्यधिक सरकारी नियंत्रण। क्योंकि ये कंपनी है और एक इसमें बहुत सारे लोग बड़ी मात्रा में लगे होते हैं, इसलिए इस पे सरकार का नियंत्रण होता है। कंपनी पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण होता है। अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने में अनेक वैधानिक नियमों का पालन करना होता है। यानी कंपनी स्टार्ट करने में भी बहुत सारे सरकारी नियम मानने पड़ते हैं इन लोगों को। और जब रोज़ डेली यानी डेली रोज़मर्रा में जो ये काम करते हैं, माल को बेचना, खरीदना, बनाना, जो भी कर रहे हैं ये, उन सब में भी ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं लीगली, जो इन्हें मानने होते हैं। अगर नहीं मानेंगे तो वो इल्लीगल कहलाते हैं। तो इस पे अत्यधिक सरकारी नियंत्रण होता है। ठीक है। अब देखते हैं हम लास्ट, निर्णय लेने में देरी। कंपनी संगठन में निर्णय लेने में अधिक समय लगता है, क्योंकि प्रबंध के अधिक स्तर होते हैं तथा सभाओं में प्रस्ताव पास करना होता है। यानी कंपनी देखो, एक तो कंपनी है, वो नाम से कंपनी है, एक तो इसका नाम ही कंपनी है और वो बड़ी बड़े आकार में होती है, उसमें लोग भी बहुत सारे होते हैं। तो जो प्रबंध के जो मैनेजर्स होते हैं वो 3 स्तर के होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, वो 3 स्तर के होते हैं। और उसमें ना एक तो होता है टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। ये जो मैनेजर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, टॉप लेवल का होता है, एक मिडिल लेवल का होता है और एक लो लेवल का होता है। तो अगर कोई डिसीजन लेना होता है इन लोगों को, मैनेजर्स को, तो पहले वो टॉप लेवल का लेगा, फिर वो अपने मिडिल लेवल को बताएगा, फिर लो लेवल को बताएगा। और अगर लो लेवल का मैनेजर कोई निर्णय ले रहा है, कोई डिसीजन ले रहा है, तो वो पहले फिर अपने मिडिल लेवल को बताएगा, फिर टॉप लेवल को, फिर वो डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत। तो इसमें कोई निर्णय लेना होता है, कोई डिसीजन लेना होता है, तो बहुत समय लग जाता है। ठीक है। और फिर जो बाकी हमारे अंशधारी होते हैं इस कंपनी में, उन्हें भी बताना होता है, उन्हें भी कॉपियाँ भेजनी होती हैं कि हम ये डिसीज़न ले रहे हैं इस कंपनी में, ये चेंजेस कर रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं। तो इसमें बहुत लंबा समय लग जाता है निर्णय लेने में। ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है निर्णय लेने में देरी। ठीक है। और मतलब मीटिंग्स भी करनी होती हैं, अगर कोई डिसीज़न लेना है इन लोगों को मीटिंग्स भी करनी होती हैं कि हाँ, हम ये निर्णय ले रहे हैं, क्या आप सहमत हो या नहीं, ये पूछने के लिए। इसलिए कंपनी संगठन में निर्णय लेने में अधिक समय लगता है, क्योंकि प्रबंध के अधिक स्तर होते हैं तथा सभाओं में प्रस्ताव पास करना पड़ता है। ठीक है। देखो, अब हमने पढ़ लिया कि कंपनी क्या होती है, उसके लाभ क्या होते हैं, हानियाँ क्या होती हैं और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। अब पढ़ते हैं कि कंपनी और साझेदारी में अंतर। साझेदारी हमने पढ़ा था ना कि साझेदारी क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से एकजुट होकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं, उसे साझेदारी संगठन कहते हैं। साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति लगे होते हैं और अधिक से अधिक 50। ठीक है, ये होता है साझेदारी। और कंपनी क्या होता है, जिसमें कोई लिमिट नहीं होती है, कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। और सार्वजनिक कंपनी, अगर हम गवर्नमेंट कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम 7 व्यक्ति चाहिए। अगर हम प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए। और अधिक से अधिक कोई लिमिट नहीं होती सरकारी कंपनियों में, लेकिन प्राइवेट कंपनी में होती है। प्राइवेट कंपनी में सिर्फ हम लास्ट लिमिट 200 लोग रख सकते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं, क्या क्या अंतर है। पहला है अधिनियम यानी एक्ट। किस अधिनियम के अनुसार हम इस कंपनी को या फिर इस साझेदारी को स्टार्ट कर सकते हैं। यह है भारतीय कंपनी अधिनियम 1956। इस अधिनियम के तहत हम इस कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। साझेदारी, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत। ठीक है, ये एक्ट है इनको स्टार्ट करने के। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, किसको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, किसको नहीं। कंपनी का पंजीकरण करना आवश्यक है, यानी कंपनी अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना रजिस्ट्रार कार्यालय में जाके ये ज़रूरी होता है। साझेदारी का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है।
यानी अगर हम पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं, साझेदारी संगठन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है वैसे तो, आपकी मर्ज़ी, आप चाहो करा सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। और अगर आप कराते हो, तो आपको कई हद तक फ़ायदा हो सकता है, ठीक है? कुछ ऐसे कार्य होते हैं जहाँ आपको इसका प्रॉफ़िट मिल सकता है अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो। वैसे ये अनिवार्य नहीं होता है, ठीक है? तीसरा है सदस्यों की संख्या, यानी कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं। सार्वजनिक कंपनी, अगर हम गवर्नमेंट कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम 7 और अधिक से अधिक कोई सीमा नहीं, यानी कोई लिमिट नहीं, कितने भी कर सकते हो। और अगर हम निजी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं यानी प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए और अधिक से अधिक 200, कि 200 लिमिट है, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति चाहिए, ठीक है। दायित्व, यानी इनका ये लायबिलिटी कहाँ तक होती है कि इनका दायित्व, जो मेंबर्स होते हैं उनका क्या दायित्व होता है। कंपनी में अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है, जो अंशधारी होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका दायित्व सीमित होता है, यानी जो लेनदार हैं, अगर ये कंपनी लोन में डूब जाती है, तो जो लेनदार होते हैं, जो जिन्होंने लोन दिया होता है इस कंपनी को, वो अपना लोन वसूलने के लिए सिर्फ़ अंशधारियों के द्वारा इस कंपनी में जितना पैसा लगाया हुआ है, वही ले सकते हैं, इनके घर तक नहीं आएँगे, इसलिए सीमित दायित्व होता है। साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, यानी जो साझेदारी में जितने भी मेंबर्स लगे होते हैं, उनका दायित्व असीमित होता है कि अगर साझेदारी कंपनी यानी साझेदारी संगठन लोन में डूब जाती है, तो जो लेनदार हैं, अपना लोन वसूलने के लिए इनके घर तक भी आ सकते हैं, पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर कर सकते हैं। 5वां है पृथक अस्तित्व, अलग पहचान होना, माने संगठन की और उनके सदस्यों की। कंपनी और उसके सदस्यों का अस्तित्व अलग होता है, ठीक है? ये हमने पढ़ा था ना कि कंपनी का और उसके मेंबर्स की पहचान अलग-अलग होती है। साझेदारी फर्म का अपने सदस्यों से कोई अलग नहीं होता, यानी साझेदारी फर्म में जितने मेंबर्स होते हैं उनका जो अस्तित्व है, उनकी जो पहचान है वो अलग नहीं होती। अगर साझेदारी संगठन कोई फ्रॉड करती है तो साझेदारी फर्म के साथ-साथ सदस्य भी शामिल माने जाएँगे, ठीक है? तो इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे कि कंपनी कितने प्रकार की होती हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि क्या-क्या होता है, कंपनी क्या होती है, उसकी विशेषताएँ क्या होती हैं, उसके लाभ-हानि, ठीक है? तो और हाँ, बता दूँ कि अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं आगे जितनी भी वीडियोज़ अपलोड करूँ, आपको वो टाइम टू टाइम मिल सकें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। ओके, थैंक यू।